गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम फिर से आपकी +2 आर्ट की पॉलिटिकल साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। जो कल लेसन शुरू किया था आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके कुछ पॉइंट क्लियर कर दिए थे, कुछ बाकी बचे हुए पॉइंट आज क्लियर कर देते हैं। तो कल यहाँ तक यूएनओ के महासचिव के जो कार्य थे यहाँ तक हो गया था। आज शुरुआत करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों के नाम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां क्या होती हैं कि ये सरकारी संगठन होते हैं, और ये सरकारी इनको ये संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर अपने स्वायत्ता खुद ही जो गरीब राष्ट्र हैं या जो अविकसित विकासशील राष्ट्र हैं उनकी सहायता करते हैं तथा उनमें अपना सहयोग देते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के माध्यम से देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से देते हैं। तो इसलिए इनको संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों का नाम दिया गया है कि ये इसके साथ मिलकर काम करते हैं। तो उनके कुछ मैं बता देता हूँ आपको नाम। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी स्थापना 1946 में हुई। वैसे तो इसकी 1919 में हो चुकी थी, लेकिन ये जो स्थापना है ये यूएनओ के हिसाब से है कि जब यूएनओ ने इनकी स्वीकृति दी थी कि भाई आप हमारे साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं, उस टाइम की बात है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। दूसरी जो एजेंसी आपकी है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक, यूनेस्को बोला जाता है। उसकी स्थापना 1945 में, जो इसका हेड ऑफिस है वो पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आता है, इंटरनेशनल मनी फंड, उसको 1945 में वाशिंगटन में। और जो WHO है उसका विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, उसकी भी स्थापना 1948 में हुई थी और उसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। जैसे ही विश्व डाक संघ है, उसकी स्थापना भी 1948 में हुई और उसका जो हेड ऑफिस है वो बार्न में है। ऐसे ही और भी संगठन हैं, जैसे खाद्य में कृषि संगठन है, उसकी स्थापना भी 1945 में हुई और जो उसका हेड ऑफिस है वो रोम में है। तो ये इसके सहयोगी एजेंसियां हैं, कह सकते हो कि यूएनओ के साथ में मिलकर जो कार्य कर रही हैं ये वे एजेंसियां हैं। बस इनके यहाँ तक होता है कि इनकी स्थापना कब हुई, हेड ऑफिस कहाँ है, ज़्यादातर इनसे रिलेटेड यही पूछा जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू कर लेते हैं। इसमें बचे हुए पॉइंट बचे हुए हैं कि यूएनओ में भारत की भूमिका। कहने का मतलब कि यूएनओ में भारत ने क्या क्या योगदान दिया है, यूएनओ की किस तरीके से स्थापना में, किस तरीके उसमें। तो जो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, बताया था मैंने, और इसका उद्देश्य शांति एवं सहयोग की स्थापना करना था। तो भारत भी इसका उस टाइम ही सदस्य बन गया था स्थापना से ही, और अब तक स्थापना से लेकर अब तक भारत इसका हर तरीके से सहयोग करता रहा है। इसमें चाहे सैनिक कार्रवाई में भागीदारी हो या किसी भी तरीके का सहायता जो होती है वो हमेशा भारत देता रहा है। तो इसमें आ जाता है कि भाई जो पहला आ जाता है आपका रंग भेद का, कि रंग भेद के विरुद्ध जो कह सकते हो कि गोरे और कालों के अंदर जो रंग भेद की नीति के उसके आधार पर जो उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, उसका मुद्दा भी भारत ने उठाया। और उस मुद्दे में भारत ने क्या कहा था कि जब तक रंग भेद की, जैसे भारत ने कहा था कि भाई ये व्यापक रंग भेद की नीति को ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक कोई भी राष्ट्र कह सकते हो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। और इसी रंग भेद की नीति को लेकर भारत ने पूरे विश्व में इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, या इस मुद्दे को कह सकते हो कि उठाया, रंग भेद को भी, रंग भेद की नीति को ख़त्म करना चाहिए। एक आ जाता है कि चार्टर तैयार क्या होता है कि चार्टर में जो संयुक्त राष्ट्र हैं उसके जो सिफारिश वगैरह हैं जो उसमें शामिल किए जाते हैं, मानव के जो अधिकार वगैरह, मौलिक स्वतंत्रताएं, वो चीज़ें होती हैं चार्टर तैयार करना उसमें। तो उसमें भारत ने कई ऐसे अहम पॉइंट थे जिनको भारत की सिफारिश पर ही शामिल किया गया। तो इस आधार पर कह सकते हो कि चार्ट जो बनाया गया उसमें भी भारत की अहम भूमिका रही। आ जाता है कि भाई प्रमुख अंगों में योगदान आ जाता है कि जैसे सुरक्षा परिषद वगैरह, ये इनके अंग थे जो आपको पहले वाली वीडियो में बताए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अंग हैं उनमें एजेंसियां में भारत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए हैं।
और सन 1954 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया। तो एवं श्रीमती किरण बेदी थी, उसको 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी लोगों ने भी अपने पदों पर रहते हुए सराहनीय काम किए और भारत का गर्व से नाम ऊंचा किया है। भारत ने इन लोगों पर गर्व किया है। जो कह सकते हैं इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसकी 2 बार अंतर्राष्ट्रीय इसका न्यायालय का न्यायाधीश चुनी गई। सबसे विजयलक्ष्मी पंडित एक अहम पद होता है इसका, महासचिव का। और जो किरण बेदी कह सकते हो आपकी लेडीज फर्स्ट IPS अधिकारी थी, उसको 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। तो प्रमुख अंगों में भी इनकी कह सकते हो कि जो महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत ने। यह आ जाता है दूसरा, शांति और सुरक्षा में। शांति और सुरक्षा में भी यही था कि जब आप अगर थोड़े पीछे जाओ तो उस समय शीत युद्ध के दौरान भी जब कोई राष्ट्र अलग हो रहा था, वो किसी न किसी गुट में शामिल होता जा रहा है, लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। किसी भी गुट में शामिल न होकर पूरे विश्व को कह सकते हो कि 3rd वर्ल्ड वार से बचाया और वहाँ एक अन्य राष्ट्रों के सामने एक विकल्प रखा कि भाई गुट निरपेक्षता की नीति अपनाओ। इसमें भी उन्होंने योगदान दिया। और इसके अलावा भी विश्व की शांति के लिए जो कैसे कि कई राष्ट्र ऐसे थे जो जैसे कोरिया वगैरह की समस्या है, अरब इजराइल के बीच की जो समस्या है, स्वेज नहर की समस्या, ये मुद्दे भारत ने मध्यस्थता के लिए भारत ने कह सकते हो फैसला करवाया, मध्यस्थता के द्वारा उनका सुलह करवाया। तो शांति और सुरक्षा में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का पहले तो आप समझ लीजिए कि निशस्त्रीकरण होता क्या है। जो मानव जाति के लिए जो खतरनाक हथियार हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए, उनको ख़त्म करना, उनको निरस्त करना निशस्त्रीकरण कहलाता है, निष्क्रिय कर देना। तो इस तरीके के इसमें भी भारत ने भूमिका निभाई थी। जो निशस्त्रीकरण की संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरुआत की थी, एक समान निशस्त्रीकरण की नीति में हमेशा समर्थन किया है भारत ने। भाई जितने भी हथियार हैं वो मानव जाति के लिए हैं, वो ख़त्म किए जाएं तथा ये मानव जाति के हित में नहीं है। अब आ जाता है एक और आर्थिक आ जाता है, आर्थिक व सामाजिक समानता में। आर्थिक व सामाजिक समानता में क्या था कि भारत हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में इस बात को उठाता रहा है कि जब तक सभी देशों की आर्थिक स्थिति समान नहीं होगी तब तक हम शांति स्थापित नहीं कर सकते। तब जब तक एक दूसरे के साथ में कह सकते हो कि आर्थिक मतभेद बने रहेंगे, ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा, तब तक किसी न किसी राष्ट्र को कोई दूसरा राष्ट्र जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो उसको परेशान करता रहेगा। और जब उनको समान रूप से दोनों की आर्थिक स्थिति समान हो जाएगी तो दोनों किसी एक दूसरे के ऊपर किसी तरह की ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये आपके इसके पॉइंट हैं कि भाई यूएनओ में भारत की जो भूमिका। अब आ जाता है कि निषेध अधिकार क्या होता है। निषेध अधिकार का जो पहले वाली वीडियो में भी आपका इसका जिक्र किया था, वीटो पावर का। तो वीटो पावर क्या है कि जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं 5, और 5 में किसी भी मुद्दे पर कोई निर्णय लिया जाता है, अगर 5 के 5 उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो पास हो जाता है। अगर 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया तो फिर उसका रिजल्ट क्रॉस होता है, वो कोई भी कानून नियम वो पास नहीं होता है। तो ये एक कह सकते हो कि बहुत बड़ा अधिकार है। भारत भी इसके लिए लगातार प्रयास करता रहा है। और ये मैंने आपको बताया था कि अस्थायी सदस्य में भारत 8वीं बार 1920 में 2022 के लिए अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। 2022 तक 2 साल का कार्यकाल होता है, तो इस तरीके के ये रहेगा। अब इसमें आ जाते हैं कि भाई इसके टोटल कितने अनुच्छेद होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें टोटल 111 अनुच्छेद होते हैं, और इनके जो अध्याय हैं वो कितने अध्याय हैं वो इसमें टोटल कह सकते हो कि
मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अनुच्छेद होते हैं 111 और भाग कह सकते हो, अध्याय कह सकते हो, वो होते हैं 19। टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं? 15। ये इसके टोटल लगभग जो मेन पॉइंट थे वो आपके मैंने किए। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई, जो आपका मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये जो बताया था आपको मैंने, हेड ऑफिस है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, वो हैग में है और नीदरलैंड का शहर है, जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो अब की बार भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है, अस्थायी सदस्य चुना गया है, उसको 192 वोट डलते हैं और 192 वोट में से 184 वोट मिले हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अस्थायी सदस्य चुना जाना। अस्थायी सदस्य तो काफ़ी बार पाकिस्तान भी 7 बार चुना जा चुका है, भारत अब की बार 8वीं बार चुना गया है। लेकिन जो 192 वोटों में से 184 वोट लेना, ये सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भारत इसकी जो सदस्य संख्या है, स्थायी सदस्य संख्या है, उसमें भी अपनी जगह बना सकता है। तो कहने का मतलब कि जो निषेध अधिकार है, वीटो पावर है, वो भी हासिल कर सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इस तरीके का बहुमत प्राप्त होता है तो उसके बाद ये कार्य कर सकता है। अब आ जाता है कि भाई इसमें जो कौन कौन सी भाषाएं में कामकाज किया जाता है। तो इसमें अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी, चीनी, अरबी तथा स्पेनिश भाषा है, उसमें इनमें काम किया जाता है। एक आ जाता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज का रंग कैसा है, तो उसका स्काई ब्लू कह सकते हो, हल्का नीला है, हल्का नीला उसका कलर है। तो लगभग मैंने इसके सारे पॉइंट आपको बताने की कोशिश की। धन्यवाद।